आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में कोरोना पर जारी सियासत और फंड पर उठ रहे सवाल की। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के रवैये पर, कोरोना से लड़ने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से जंग केंद्र के पैसों पर लड़ी जा रही है। चंद्राकर के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सरकार कोरोना से जंग के लिए अब तक करोड़ों रुपए जारी कर चुकी है। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अब लॉकडाउन की तैयारी हो गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अब प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो गई है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला किया गया कि कलेक्टर तय करेंगे कि वो जिले में लॉकडाउन लगाएंगे या नहीं। हालांकि लॉकडाउन 21 जुलाई के बाद ही लगाया जा सकेगा और कलेक्टर को जनता को पहले ही बताना होगा कि वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं। सभी कलेक्टरों को अधिकृत किया जा रहा है, उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर आवश्यकता महसूस करे कि संक्रमण को रोकने के लिए अगर पूर्ण लॉकडाउन जैसा, कर्फ्यू जैसा अगर लागू करना है तो 3 दिन 4 दिन बिफोर इस बात के अनाउंसमेंट करे। एक तरफ जहां कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है, तो वहीं कोरोना से जंग को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंद्राकर ने सरकार से सवाल पूछा है कि कोरोना से जंग के लिए सरकार ने कहां और कितना पैसा खर्च किया। चंद्राकर के आरोपों का जवाब देने के लिए आगे आई टीएस सिंहदेव ने कहा, केंद्र ने प्रदेश को कोरोना के लिए अलग से कोई फंड नहीं दिया है। अब चंद्राकर केंद्र से छत्तीसगढ़ के लिए फंड की मांग करें। केंद्र सरकार ने कोई नई राशि नहीं दी है, कोई नया काम नहीं किया है। अजय जी को चाहिए कि केंद्र सरकार से बोलें कि सीधी राशि केवल कोविड के लिए वो केंद्र सरकार से मांगे। छत्तीसगढ़ में शुरुआती दिनों में कोरोना के आंकड़े जरूर थमे हुए थे, मगर अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से जंग के तौर तरीके पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार कोरोना से अपने तरीके से जंग लड़ रही है। मगर सवाल ये है, फंड के फंडे पर कौन जनता को गुमराह कर रहा है। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नेता विपक्ष छत्तीसगढ़ में धर्मलाल कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मलाल कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मलाल कौशिक जी, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी को केंद्र से सीधा फंड मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि केंद्र सीधा फंड नहीं दे रही है। और रही बात छत्तीसगढ़ सरकार के फंड जारी करने की, तो अब तक स्वास्थ्य विभाग को करीब 90 से 92 करोड़ रुपए और कोविड सेंटर्स को अलग अलग मदों में सरकार मदद कर रही है। कौशिक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। जहां तक फंड की बात है, तो मैं बहुत फंड के विषय में जाना नहीं चाहता, लेकिन जितना हिसाब बता रहे हैं राजा साहब, 216 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आपदा कोष में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत पहले जारी की है। अभी आप देखें, कुछ दिन पहले 13-14 करोड़ रुपए और जारी किए हैं। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग केंद्र के द्वारा लगभग 56 या 46 करोड़ रुपए जारी किए। वास्तविक में फंड की बात नहीं है। केंद्र सरकार को जो देनी चाहिए दे रही है, राज्य सरकार जो लगाना चाह रही है लगा रही है। मुख्य विषय यह है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट बढ़ते जा रहा है, लगातार उसके विस्तार हो रही है, और उसके विस्तार होने के बाद में आज जो स्थिति आ रही है कि उस पर नियंत्रण कैसे पाए, उसको रोके कैसे। आप देखेंगे कि मार्च में आपकी क्या स्थिति रही है, महीनेवार आपके पास में डाटा है, इसलिए मैं डाटा पे जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मुख्य विषय है, क्या पैसे की कमी के कारण रुकी हुई है, या संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे उसके कारण रुकी हुई है, या संसाधन होते हुए भी व्यवस्था खड़ी नहीं कर पा रही है।
और इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो तैयारी पूर्व में होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है, चाहे जिस भी कारण से रही हो। उस कारण में मैं नहीं जाना चाहता। आज मुख्य विषय है छत्तीसगढ़ में कि जिस प्रकार से अप्रत्याशित रूप से संख्या बढ़ते जा रही है। राजा साहब एक बार जो बयान दिए थे, उस बयान में जो 10% की बात आई थी, 2 दिन बाद में उस बयान को पता नहीं क्यों वापस लिए। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है, करीब करीब उसी ओर हम लोग जा रहे हैं। तो ये एक अमूमन आंकड़ा तो आ गई थी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में इतनी की संख्या जा सकती है। और यदि इतनी संख्या जाएगी तो हमारे बेड की स्थिति क्या बननी चाहिए, कोविड अस्पताल की स्थिति क्या बननी चाहिए, सैंपल की क्या स्थिति बननी चाहिए, रोज कितने सैंपल होनी चाहिए, रोज कितने उसकी जांच होनी चाहिए, लगभग वो अमूमन सारी स्थिति आ गई है। मैं बोल रहा हूं इस हिसाब से कि राजा साहब को जो मालूम है और मालूम होने के बाद में, बोलने के बाद में जो अपना बयान वापस लिए, ये अमूमन जो जानकारी आने के बाद में जो तैयारी होनी चाहिए, आज मुझे लगता है कि उस तैयारी में कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। क्योंकि पहले संख्या इकाई में थी, दहाई में थी, सैकड़े में पहुंच गई, और 100 पार करने के बाद में 150 में, 150 पार करने के बाद में आपके 200 पार हो गए, और 200 पार करने के बाद में संख्या में कमी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि लगातार बढ़ते जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कंट्रोल कैसे करें, और उसके लिए पर्याप्त हमारे पास जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था हमारे पास है नहीं है, और नहीं है तो उस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। मैं आपसे एक सवाल इस पर और जानना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बात और कही कि अजय चंद्राकर और इसके साथ साथ बीजेपी के जो भी नेता वो आरोप लगाने से पहले एक बार प्रदेश में पूरा घूम लें, इंतजाम देख लें, उसके बाद बताएं कि इंतजामों में कोई कमी है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि राजा साहब बहुत पहले से आरटीपीसीआर लैब बढ़ाने की बात लगभग 2 महीने से सुन रहे हैं। उसके लिए वो प्रयत्न भी किए हैं, जितना ताकत लगा सकते हैं लगाए हैं। लेकिन आज के तारीख में राजनांदगांव, बिलासपुर और आपके सरगुजा, तीनों जगह उस लैब की स्थापना नहीं हो पाई है, वो चालू नहीं कर पाए हैं। अब मुझे देखने जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो गया हूं मैं। लेकिन देखने के बाद में मैं बोल रहा हूं, जो वहां पर काम कर रहे हैं वो लोगों को मालूम है, मंत्री जी को स्वयं को मालूम है। अब इसमें कभी बताने के लिए मैं नहीं हूं। मैं तो कैसे उसको, जब इस बात को लगातार ये बात आ रही है कि उसको शुरू होनी चाहिए, तो आखिर वो शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक, मैं तो इसी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं ना। आपके प्रश्नों का जवाब मैं ले लेता हूं। आखिर उनको कहां सहयोग नहीं मिल रही है? कौशिक जी, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब खुद जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ मेरे सहयोगी देवेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। टीएस सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। देवेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और टीएस सिंहदेव साहब, हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे हो भी चुका है। उन्होंने ये कहा है कि आप जब ये कहते हैं कि प्रदेश भर में पहले चंद्राकर घूम लें, बीजेपी के नेता घूम लें, इंतजामों को देख लें, उसके बाद आरोप लगाएं, तो कौशिक साहब कह रहे हैं कि बिलासपुर, राजनांदगांव, ये 2 जगह तो आप ही ने कहा था कि लैब हमारी बन जाएगी, अब तक लैब तैयार नहीं हुई, और बढ़ते मामले अब आप रोक नहीं पा रहे हैं। पिछले जो आंकड़े हैं 7,000 टेस्टिंग पर डे के हिसाब से हो रही है। असम जैसे राज्य से हम आज 3 गुना पीछे हैं अभी टेस्टिंग के मामले में। तो ये भी नहीं कह सकते कि टेस्टिंग हमने बहुत बढ़ा ली इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है आप बढ़ते मामले रोक नहीं पा रहे हैं। माननीय धर्मलाल जी को भी प्रणाम, देवेश को, आपको, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, कहने में भी और समझने में भी। पहला, लैब के संबंध में अवश्य जो लैब जून के आखिरी में चालू हो जाना चाहिए था, आज 18 तारीख है, ये लैब चालू नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज स्थिति में है कि किसी भी दिन चालू हो सकते हैं। आज तक नहीं हुए हैं, उसमें समय लगा है। जो कंपनी है जिसको टेंडर मिला था सामान लाने करने में, उसके लिए कोई बहाने की बात नहीं है, कहीं जाके देखने की बात नहीं है। उसमें विलंब हुआ है, जो हमने टारगेट दिया था उससे हम पीछे हैं।
इस बीच में क्योंकि RT-PCR पद्धति के लैब चालू करने में देरी हो रही थी, तो ट्रूनेट यूनिट्स की अनुमति लेके हम लोगों ने ट्रूनेट मशीनें उपलब्ध करा दी हैं और ये आने वाले समय में और मशीनें उपलब्ध करा के हर जिले में, हर जिला मुख्यालय में ट्रूनेट मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी, जिसमें कम समय में टेस्ट आ जाता है। इसमें भी RNA एक्सट्रैक्शन करके गुणवत्तापूर्ण नतीजे, अच्छे गुणवत्तापूर्ण नतीजे RT-PCR के तुलना में ये नतीजे आ जाएंगे, वो भी व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। रायगढ़ की लैब इसी दरमियान चालू हुई है, वो भी काम चालू हो गया है। रायपुर की लैब चालू नहीं थी, वो भी इसी दरमियान चालू हुई है, वरना केवल एम्स में और जगदलपुर में होता है। तो नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, ये 3 जगह के लिए विलंब हुआ है, मैं उसको स्वीकारता हूँ। और जहाँ तक अन्य बातें आई हैं, संक्रमण नए तौर पे लोगों में अभी भी नहीं फैला है। मैंने इसको बताने की कोशिश की। 59 मरीज बाहर के जो मजदूर, प्रवासी मजदूर या जो लोग फंस गए थे बाहर, वो आने चालू जब उन्होंने किया, उसके पास पहले 59 लोग छत्तीसगढ़ में प्रभावित हुए थे और वो वहां जाके आंकड़ा रुक गया था। लोग जब से बाहर से आना चालू किए हैं, वो संक्रमण को लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ में नया संक्रमण नहीं फैला है। मेरा ये कहना इस आधार पे है कि आज भी करीब 90% प्रकरण उन लोगों के हैं जो या तो बाहर से आए हैं या बाहर से आने वालों के संपर्क में आए हैं, या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे हैं, या विदेश से आए हुए। ये 4 कैटेगरी के लोग इनका जो योगदान या नहीं, तो उसमें तो मंत्री जी आम आदमी सीधा सवाल पूछेगा ना, जब बाहर से आपने मजदूर बुलाए वापस छत्तीसगढ़ में, तो उनको क्वारंटीन किया गया था, तो क्वारंटीन सेंटर्स में फिर उनके रहने का फायदा क्या हुआ? अगर वो सिम्टम शो करते, उनका अगर सभी के सभी लोग क्वारंटीन में थे, तो फिर कैसे ये फैला इतना? भैया आप भी जानते हैं और शायद समझते होंगे कि जो मजदूर आए, हमने बुलाया किसी को नहीं, वो अपने घर आए हैं। हम उनको कैसे बोलेंगे कि आप आओ कि नहीं आओ? वो बाहर उनको रोक लिया गया था। जो परिस्थितियां थी लॉकडाउन में, उन परिस्थितियों में वो अलग अलग शहरों में थे और संक्रमण उनको होता चला गया। जब वो आए हैं तो परिस्थिति के अनुसार कि उनकी टेस्टिंग की गई, उनके लिए पृथक से व्यवस्था की गई और उनमें से टेस्टिंग के जैसे आंकड़े आ रहे हैं, तो जो संक्रमण लेके आए उनका पहचान हो रहा है। संक्रमण फैलना और पहचान होना ये 2 अलग बात हैं। इसीलिए मैंने ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि डायरेक्टली जो बाहर से लोग आए हैं उनसे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी है, क्या मैं रोक सकता हूं लोगों को छत्तीसगढ़ में आने से? क्या आप रोक सकेंगे? क्या धर्मलाल जी रोक सकेंगे? कोई नहीं रोक सकता। और हम आंख खोल के देख रहे थे, पूरे सोच समझ से इस बात को जान रहे थे कि ये वहां संक्रमित हो रहे हैं। जितना देर उनको बाहर रहना पड़ रहा है, जिन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, और जानते हुए कि वो संक्रमण को लेके आएंगे, घर के लोग हैं, घर आना है, आइए, जो भी व्यवस्था हो सकेगी हम करेंगे, जांच करेंगे, आपके लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे। ये परिस्थितियां हुई हैं। फैलने की जो बात आएगी, जो जिसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं, वो गनीमत है। ये शुक्रिया, हमको शुक्र गुजार होना चाहिए उन परिस्थितियों का या उन शक्तियों का कि वो अभी तक यहाँ वैसा नहीं फैल पाया है। लेकिन चिंता की बात है, अभी भी चिंता की बात है। 4 से 6% ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। ये स्थिति है नियंत्रण के बाहर। मैं लौट रहा हूं मंत्री जी आपके पास, लेकिन केवल अभी 4 से 6%। जी देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, जितने मजदूर छत्तीसगढ़ में आए बाहर से, वो जिन जरियों से आए, एक फ्लाइट में भी लेके आए थे, यानी एयरपोर्ट के थ्रू आए, तो उनका सब डेटा भी मेंटेन होगा। अगर आप ट्रेन से भी आए हैं तो उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ। अगर आप बस से लाए गए हैं तो उसके लिए भी बाकायदा पूरा लिखा पढ़ी और सब वो रजिस्ट्रेशन हुआ। मुझे नहीं पता ऐसे कितने लोगों की संख्या है जो पुलिस की बॉर्डर पर मौजूदगी के बावजूद कहीं जंगल से या औने कोने से प्रदेश में आ गए। जब सारे लोगों का डेटा मेंटेन था, उसमें से ज्यादातर को क्वारंटीन किया गया था, तो फिर अब ये जिम्मेदारी कैसे डाली जा सकती है कि ज्यादातर जो कोरोना हुआ वो उन्हीं लोगों की वजह से हुआ, जबकि उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, जैसे कोविड सेंटर्स में? देखिए आसिफ, हमने वो दौर भी देखा है जब छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो 3 से 4 हो गए थे और 0 होने की गुंजाइश लगातार बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद कोरोना के केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे जिलों से, ढेर सारी छोटी सड़कों से और नदियों से मिलती है।
ऐसे में बॉर्डर पर ठीक ठीक ये बता पाना कि कहाँ से मजदूर जो है वो एंटर कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल काम था। इसके बावजूद प्रदेश के तमाम स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, कम्युनिटी जो हॉल हैं उनको सेंटर बनाया गया और वहां पर मजदूरों को रखा गया। इसके बाद भी अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग जो है प्रदेश में आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। बहुत से लोग जिम्मेदारी नहीं बताते हुए जानकारी छिपा भी रहे हैं, उनके लिए भी जुर्माने का प्रावधान छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो एक तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करना एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने थी, लेकिन इसमें कुछ हद तक कंट्रोल तो किया गया स्वास्थ्य विभाग के नजरिए से, जिसकी वजह से जो स्प्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती थी उसमें उस मुकाबिल जो है कम आ रहा है। रिकवरी रेट भी आप देखिए छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट बढ़ा है, इसके बावजूद चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। जितने नियम सख्त बनाए गए हैं उनका अनुपालन भी उतना ही सख्त सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब जाकर के स्थितियां जो है वो नियंत्रण में आएंगी। और रहा सवाल सियासत का, तो राजनीति में अगर विपक्ष सवाल ना करे तो विपक्ष के मायने खत्म हो जाते हैं। आप और हम ही सवाल खड़े करने लगे कि विपक्ष कर क्या रहा है, लेकिन कोरोना महामारी से इस समय लड़ने में जितना अपेक्षित सहयोग ऑपोजिशन से होना चाहिए, धर्मलाल कौशिक जी स्वयं बैठे हैं, उतना सहयोग विपक्ष से है। लेकिन हाँ, सवाल भी उतने ही पूछे जाने चाहिए जितना कि जरूरी है, और उतना जरूरी सवाल सरकार से पूछा भी जा रहा है कि आखिर जो कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं उनके पीछे क्या वजह है। आज ही सरकार ने एक बैठक करी है, बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जमीनी स्तर पर यह तय किया जाए, ऐसा ना हो कि राजधानी रायपुर में यदि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और सुकमा को पूरी तरह लॉक कर दिया जाए जहां पर केस ना हो। तो इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए कलेक्टर को वहां का प्रभारी बनाया गया है। कलेक्टर ये तय करेंगे कि वहां पर उनके जिले में कितनी जरूरत है लॉकडाउन लगाने की, उस अनुपात में लॉकडाउन लगाना होगा। साथ ही जो आम लोग हैं उनको भी सुनिश्चित करना होगा कि जो सरकार पैरामीटर तय कर रही है उसका अनुपालन उस हिसाब से किया जाए, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसको रोका जा सके। ठीक, देवेश में लौट रहा हूं आपके पास। कौशिक साहब, देखिए, एक तो ये भी दलील बिल्कुल वाजिब है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस सामने आएंगे, और उतना ठीक भी है। आप जितना एग्रेशन दिखाएंगे कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग में, क्योर में, उतना आंकड़े बढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो थमेंगे बाद में जाके, वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन तब जबकि अपनी आबादी, छत्तीसगढ़ की आबादी के बराबर की आबादी वाला असम 6 लाख से ज्यादा टेस्टिंग कर देता है, छत्तीसगढ़ 2,40,000 के आसपास अब तक टोटल टेस्टिंग हुई है। मंत्री जी बेहतर आंकड़े बता पाएंगे मुझसे, अगर कोई त्रुटि हुई हो मंत्री जी आप मुझे टोक सकते हैं। 6 लाख के आसपास असम की टेस्टिंग है, 2.5 लाख के आसपास, 2,40,000 के आसपास छत्तीसगढ़ की अभी तक टेस्टिंग है। टेस्टिंग अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर तो अभी ये मामले और बढ़ेंगे। जब हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तब तो फिर और बम फूटेगा कोरोना का आंकड़ा का। कौशिक साहब, देखिए, मैं बोल रहा हूं इस विषय में जी कि ये तो लगातार डिबेट में हमने कहा है कि विस्तार करना चाहिए, दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन पूरे आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारा 23वें नंबर पर है कि प्रति 10 लाख में जो टेस्टिंग हुआ है, तो पूरे हिंदुस्तान में हम 23वें नंबर पर हैं। टेस्टिंग में कहां पर है आप देख लीजिए, और इसीलिए इस बात को हमेशा मैं उठाते रहा। दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात से सहमत है, मैं भी सहमत हूं कि जो बाहर से आए हैं, पहले 1,60,000 की संख्या बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, फिर 2 लाख की संख्या बताई जा रही थी, अभी अमूमन 7 लाख की संख्या बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो लोग हैं पहले से, आप उनका टेस्टिंग कब करेंगे आप देख लीजिए। लेकिन जो लोग बाहर से आए, चाहे रोजी रोजगार के लिए जो गए थे, पढ़ने के लिए जो लोग गए थे, विदेश में जो लोग थे और वापस आए, ऐसे करीब करीब 7 लाख की संख्या सरकार के द्वारा घोषित की गई है। आखिर इन 7 लाख लोगों तक कब पहुंचेंगे, उनकी टेस्टिंग कब होगी, और जब तक 7 लाख में ये पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के आगोश में समा गई होगी। क्योंकि अभी भी जो हमारी टेस्टिंग की है वो हम 23वें नंबर पर है, ये प्रदेश छत्तीसगढ़, इतने हम कम लोगों का टेस्टिंग किए हैं। इस बात को हमने पहले ही कहा, जितना आप टेस्टिंग करेंगे उसमें पहचान में आएगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़ना है तो बढ़ने दीजिए, आइडेंटिफाई होंगे, उसके इलाज भी होगी और वो रुकेगा भी वहीं पर। ठीक, लेकिन आज जिस प्रकार से एक परिवार में यदि 17 लोग आ रहे हैं, एक परिवार में 18 लोग आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो पूरे परिवार संक्रमित हो रहे हैं, कोई 1 और 2 लोगों के कारण में। और इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो बाहर गए थे उन लोगों का पहले टेस्टिंग हो जाए। और दूसरी बात, अब मैं ये बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में अब वो स्थिति नहीं है कि जो लोग बाहर गए थे केवल वही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। बल्कि जो छत्तीसगढ़ में जो बाहर नहीं गए हैं
जो यहाँ रहे हैं अब उनमें भी कोरोना देखने को मिल रहा है। ठीक, इसलिए अब हम धोखे में ना रहें कि केवल बाहर जो गए हैं उनके तक है। मंत्री जी ने कहा कि ज्यादातर जितनी उन संख्या में लोगों की वजह से आ रहा है। कौशिक जी, मैं लौट रहा हूं आपके मुझे पास। लगता है कि उसमें जी, आपने जो लॉकडाउन की बात की है, आखिर वो लॉकडाउन में 4 दिन बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर के ऊपर पूरा निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके पास में रिपोर्ट है, जहां आपको लगता है लॉकडाउन लगानी चाहिए, आप निश्चिंत होकर के लगाइए, लोग आपके साथ में है। जो परिस्थितियां ऐसे तो केंद्र ने भी खैर राज्यों पर बाद में छोड़ दिया था कि आप अपने राज्य में देखिए, शायद उसी फॉर्मूले के तहत यहाँ सरकार ने भी छोड़ दिया। कौशिक जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मंत्री जी, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आपसे। मंत्री जी, तब जबकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, सरकार की तरफ कहा जाता है कि केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, तो उसमें फिर लोकतंत्र में आगे जनता ये सोचने को जरूर मजबूर होगी, क्योंकि बात सिर्फ कोरोना काल की नहीं है, बात धान की खरीदी की है, बात जीएसटी के पैसे की है। जब बार बार कांग्रेस सरकारें और सिर्फ छत्तीसगढ़ ने ये बात कहती है कि केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, तो उसमें जनता ये सोचने को मजबूर हो जाएगी कि इसका मतलब केंद्र में जिसकी सरकार है, फिर राज्य में आप उसी को तरजीह दीजिए, वरना 5 साल फिर यही शिकायत रहेगी कि हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। ये बहुत गंभीर मसला है। जी, आपने देखा होगा कि मैंने केंद्र सरकार का नाम एक बार भी नहीं लिया था अभी तक, और राज्य की व्यवस्थाओं की ही चर्चा हो रही थी, और मैं लेता भी नहीं हूं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीज हैं। कितना केंद्र सरकार कर पा रही है ये एक अलग बात है, वो सौतेला व्यवहार कर रही है ये मैंने आरोप अभी तक कभी नहीं लगाया, क्योंकि विभागों में मुझे ये भी दिखा है, चाहे वो मनरेगा के संबंध में हो, कि ऐसा नहीं है कि पेमेंट रुका। जीएसटी में जितने तत्परता से आना चाहिए या हर किस्त कोरोना के समय टाइम पे आ जाए, वहां से नहीं आ पा रही है, वहां तक ये बात हो सकती है। सामग्री इत्यादि जो टेस्टिंग किट्स वगैरह की है वो बात नहीं आई है अभी। 199 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने दिए, तो मैं ये कैसे कहूंगा कि उन्हें नहीं दिए। अब वो मैं ये बिल्कुल नहीं उस लाइन पे ले जाना चाहूंगा, कब दिए क्या दिए, अभी आए आ तो गए। अभी तक तो एक व्यक्ति भी शायद छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पे नहीं गए हैं, तो 199 वेंटिलेटर हो गए, और आ गए हमारे 479 वेंटिलेटर शासकीय अब छत्तीसगढ़ में हमारे पास हो गए। ऐसे ये काम चल रहा है। टेस्टिंग के संदर्भ की जो बातें हैं उसमें राज्य सरकारों को करना था, आखिर केंद्र सरकार की एक इकाई है, उसके पास हम गए, CSR मद से SECL ने 2 लैब बनाने के लिए पैसा दिया, तो क्या केंद्र सरकार की किसी इकाई ने कोई काम नहीं किया? ये मेरा कभी ना तो दृष्टिकोण रहा, ना मैंने इस बात को एम्स क्या केंद्र सरकार की इकाई नहीं है, तो हम कहें कि केंद्र सरकार ने कुछ किया ही नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना बयान हो जाता है। और हो सकता है और जल्दी वो दे सकते थे, वो ठीक है, वो बातें अपनी जगह पे है। और जो आंकड़े हैं इसको जरूर स्पष्ट रूप से हमको देखना और समझना चाहिए कि अभी भी जो संक्रमण, आज देखिए मीटिंग में गंभीरता से ये बात हुई कि हमको चिंता क्या है, स्वास्थ्य विभाग को चिंता क्या है, बाहर से आने वालों की अब संख्या में मजदूरों से ज्यादा कौन आ रहे हैं। हवाई जहाज से 700-800 लोग, 1000 लोग डेली आ रहे हैं, 1000 डेली, और ट्रेनों से जो लोग आ रहे हैं, क्या हम इनको रोक पाएंगे? ये हमने बात भी रखा, क्या उनको क्वारंटीन करने या उन पर नजर बनाए रखने की व्यवस्था है? मंत्री जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब हमारे जुड़े हुए थे। धर्मलाल कौशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक साहब इस डिबेट में हमारे साथ थे। देवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक